लोगों का सेकेंडरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब तक के जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का डिफिनेशन, और ये भी हम लोगों ने साबित कर दिया कि कैसे भारत एक फेडरल कंट्री है। और अब तक हमने 2 वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर उनको देख लीजिए, जो कि आपको सिविक्स के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप तीसरा वीडियो देखेंगे तो इसमें कही गई बातें आपको ज्यादा सरलता से, आसानी से समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि भारत में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। क्योंकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि भारत एक फेडरल कंट्री है, यहाँ फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? अब तक तो हम लोग अपनी बात जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं संविधान तक ही सीमित था। यानी हम लोग कह रहे थे कि संविधान में ये बात लिखी हुई है, इसलिए भारत एक फेडरल कंट्री है, यहाँ फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि हर वो चीज जो कानून में लिख दी जाती है, सिर्फ इस बात से ही लोग उसको मानना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, ऐसा दुनिया के किसी भी मुल्क में, देश में नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह से फेडरलिज्म भारत में जो प्रैक्टिस किया जाएगा, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ की पॉलिटिक्स पे, राजनीति पे। लोगों के अंदर डिजायर होगा कि वो अलग अलग डाइवर्सिटी को, जो डाइवर्सिटीज है, अलग अलग तरह की चीजें हैं, उसको एडजस्ट करके रहने का उनके अंदर भी ये इच्छा होना चाहिए, और लोगों के अंदर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होना चाहिए, साथ में रहने का डिजायर होना चाहिए, फेडरलिज्म की भावना होनी चाहिए। तो आइए हम लोग 3 ऐसे मुद्दे पे चर्चा करेंगे जिससे हम लोग बात करेंगे कि भारत में कैसे फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाया गया। इसमें पहली बात है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्या मतलब होगा? आपको मालूम है कि भारत को 47 में 15 अगस्त 1947 में आजादी मिल गई, और शुरुआत में तो स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया तो ABCD के हिसाब से किया गया था। लेकिन बाद में डिमांड्स खड़ी होनी शुरू हो गई कि स्टेट्स को क्रिएट किया जाए लैंग्वेज की बुनियाद पे, भाषा के आधार पे, और इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। तो वैसे स्टेट्स जो लैंग्वेज की बुनियाद पे, भाषा के आधार पे बनाए गए, उनको भाषाई राज्य या लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहा जा रहा है। अब इसके पीछे की विचारधारा क्या है? इसके पीछे की विचारधारा ये थी ताकि लोग एक ही जगह, एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही जगह पर रहे, इससे लड़ाई झगड़े का चांसेस कम होगा, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट भी होगा, और यूनिटी भी मेंटेन होगी। जो मैंने आपको बताया था कि फेडरलिज्म का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है। तो एक भाषा बोलने वाले लोग एक जगह रहेंगे तो काम भी आसानी से होगी, वहां पे कम्युनिकेशन भी अच्छे तरीके से होगी, हर स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, तो ये सरलता, सुगमता पूर्वक चीजें हो जाएगी। अब इसमें कुछ स्टेट्स का नाम आता है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये सब भाषा के आधार पर बनने वाले स्टेट्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट है जो भाषा के आधार पर ना होके कल्चर, एथनिसिटी वगैरह पे बने। जैसे नागालैंड की बात की जाए तो वहां एक अलग आदिवासी कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है, जिसे हम लोग नागा कल्चर भी कहते हैं। वहां नागा ट्राइब्स पाए जाते हैं। इसलिए नागालैंड, झारखंड, ये सब जगह जो कि भाषा ना होकर कल्चर के बुनियाद पे, एथनिसिटी के बुनियाद पे बनाए गए। अब जब लैंग्वेज की बुनियाद पे स्टेट्स को बनाए जाने की मांग उठ रही थी और उसे बनाए जाने की सहमति भी मिल जा रही थी, उसे जब बनाया जा रहा था, तो कई हमारे नेताओं के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा भारत तो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। हर कोई बोलेगा कि मेरे को एक नया देश, राज्य चाहिए, क्योंकि इतने भाषा, ये फला भाषा मैं बोलता हूं, तो इस भाषा के आधार पर एक स्टेट बन जाना चाहिए। लोग डर रहे थे, लेकिन उनका डर जो है बिल्कुल काफूर हो गया, क्योंकि इस वजह से ऐसा कोई डिवीजन बहुत बड़े लेवल पर देखने को नहीं मिला। अभी भारत में ऐसा तो नहीं कि 500 या 1000 स्टेट्स बन गए हैं भाषा की बुनियाद पे, क्योंकि भाषाएं तो बहुत सारी हैं। तो ये चीज लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहीं ना कहीं पे सक्सेसफुल हुआ, अलग अलग स्टेट्स के कल्चर, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने में, यूनिटी को बढ़ाने में, और डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करने में। आगे की बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। अब आप जानते हैं कि भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, हजारों की तादाद में भाषाएं और बोलियां हैं।
बिहार ही में एक ही स्टेट में अगर आप अलग अलग जगह पे जाएंगे तो आपको भाषा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे मैं बक्सर गया था, बक्सर में लोग भोजपुरी बोलते हैं, बिल्कुल इस तरह की भोजपुरी है कि बहुत ही मुश्किल है समझना मेरे लिए। नवादा की ओर चले जाए, वहां पे और अलग भाषा है, लोग बोलेंगे मारो तो मुंह तोड़ दो, समझ ली कि ना। तो अब कैसी भाषा, ये बिल्कुल मगही टाइप की भाषा, हर जगह अलग अलग देखने को मिल जाएगा। वो पटना जाएंगे तो वहां अलग मिलेगा। तो एक ही स्टेट में जब अलग अलग जगह पे भाषा में ये परिवर्तन है, बोली में ये परिवर्तन है, तो मान सकते हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं। अब इसको सारे भाषाओं को एक 22 भाषाओं के अंदर में मर्ज किया गया है और भारत में 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। भारत में 22 लैंग्वेज में किसी भी तरह के एग्जाम वगैरह में आप अपीयर हो सकते हैं, पार्लियामेंट में भाषण वगैरह दे सकते हैं। यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आपको क्या जवाब होगा? आप तो एकदम उछल कर बोलिएगा कि हिंदी, लेकिन गलत जवाब। हाँ, मैं सही कह रहा हूं कि यह जवाब आपका पूर्ण रूप से गलत है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है, और भारत की ऐसी कोई राष्ट्रभाषा नाम की चीज है ही नहीं। इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है और हर एक स्टेट का अपना अपना भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे बिहार में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा देखने को आपको मिलेगी, वो खुद उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राज्य भाषा, जिसे हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहें। अब एक हिंदी से इंग्लिश से रिलेटेड एक इंसिडेंट आपको समझना है। हुआ यह था कि एक बार हमारे संविधान में ये बातें लिखी हुई है कि 1965 के बाद 1965 से अंग्रेजी का यूज ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं होगा, यानी कोई भी सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखे जाएंगे, उसमें उसकी चर्चा नहीं की जाएगी। तो जैसे ही ये वक्त आया, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी, तो पूरे सदर्न स्टेट में, दक्षिण राज्यों में बवाल मच गया, लड़ाई हिंसा लड़ाई झगड़ा हो गई। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि हिंदी तो मेरे पल्ले पढ़ने से रहा, हम लोग हिंदी नहीं पढ़ समझ पाएंगे। ऐसी बात सही है, बहुत सारे सदर्न स्टेट में आप जाएंगे तो बहुत कम लोग हिंदी बोलने वाले वहां पे आपको मिलेंगे। तो उनका कहना है कि इंग्लिश भाषा ही के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे स्टेट के लोगों के साथ, हिंदी हम नहीं सीख सकते। तो ये बात आपको जानना जरूरी है। भारत में कितने % लोग हिंदी बोलते होंगे, आपको क्या लगता है? उनकी जो पहले लैंग्वेज के तौर पे, पहली भाषा के तौर पे केवल और केवल 41%, 41% लोग हिंदी बोलते हैं। उसके अलावा और भी भाषाएं हैं भारत। उम्मीद है कि यह बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि भारत में बहुत डाइवर्सिटी है और यही इसकी खूबसूरती है। इसको आप एक गार्डन से कंपेयर कर सकते हैं कि आप किसी गार्डन में जाते हैं और आपको वहां सिर्फ एक ही रंग के अगर फूल नजर आए तो आपको उसमें वो खूबसूरती नहीं नजर आएगी। अगर एक ऐसे गार्डन में आप जाए जिसमें अलग अलग रंगों के फूल है, अलग अलग तरह के फूल है, तो उस गार्डन की खूबसूरती में, सुंदरता में तो बिल्कुल 4 चांद लग जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही। उसी तरह से हमारा भारत है, इसमें अलग अलग रंग, अलग अलग नस्ल, अलग जाति, धर्म, भाषा वाले लोग हैं और यही इस भारत की खूबसूरती है। तो फाइनली जब ये हिंसात्मक माहौल बन गया था तो इस चीज को खत्म कर दिया गया और मान लिया गया कि अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे कंटिन्यू यूज होती रहेगी। आगे की बात है कि सेंटर स्टेट रिलेशन। यहां पे आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त चीज है। श्रीलंका का एग्जांपल अब देखिए पावर शेयरिंग से। वहां क्या हुआ था, तमिल भाषा को बिल्कुल छोड़ दिया गया था और सिंगला भाषा को फोर्स किया जा रहा था। हालांकि तमिल लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके विरोध को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन यहां देखा जाए भारत में ऐसा नहीं किया गया, लोगों की राय को महत्व दिया गया, चाहे वो लोग कम हो या ज्यादा हो, और इसकी वजह से यहाँ पे अशांति का माहौल
ज्यादा लंबे समय तक नहीं बन पाया, क्योंकि जब लोगों की डिमांड पूरी हो गई तो लोग शांत हो गए। आगे देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए ये समझना, सेंटर का और स्टेट का रिलेशन जब अच्छा रहेगा तभी ना फेडरलिज्म चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में तो पावर का बंटवारा होता है। अगर दोनों में हंसी खुशी चल रहा है, निवाह चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, वरना तलाक होना पड़ेगा। तो सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर लेते हैं कि शुरुआत में जब भारत में आजादी के बाद ज्यादातर केस में एक ही पार्टी दोनों जगह, सेंटर में भी रूल कर रही थी और स्टेट में भी रूल कर रही थी। कहां? सेंटर और स्टेट दोनों जगह एक ही पार्टी का रूल रहता था, जिसके कारण जो स्टेट वाली पार्टी होती थी उसको कुछ खास स्टेट गवर्नमेंट को अपना अधिकार को यूज करने का मौका नहीं मिलता था। दूसरा, डिफरेंट पार्टी जब रूल करने लगी कि सेंटर पे कोई और पार्टी और स्टेट लेवल पे कोई और पार्टी, तब क्या होता था कि जो सेंटर वाली जो पार्टी होती थी, गवर्नमेंट होती थी, ये इसको प्रयास करती थी कि इसको हटा दें। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स को यूज करके इन लोगों के पावर को रिस्ट्रिक्ट करके इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो फेडरलिज्म यहाँ पे मजबूत वगैरह नहीं था। ये तो तब हुआ जब 1990 के बाद भारत में सरकारें अकेले बनना बंद हो गई और इसमें गठबंधन सरकार, कोalition गवर्नमेंट बनने का नया दौर शुरू हुआ। इस दौर में हुआ ये कि अब कोई एक पार्टी है, उसको सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुमत। बहुमत मतलब टोटल वोट, टोटल सीट का हाफ से एक ज्यादा। कई बार ऐसा करना संभव नहीं हुआ, कोई एक पार्टी ऐसा नहीं कर पा रही थी, तो इसके लिए उनको किसी और पार्टी से हाथ मिलाना पड़ रहा है। अब कई बार उन्हें स्टेट की रीजनल पार्टी से भी हाथ मिलाना पड़ रहा है। अब इस केस में क्या होता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो जो गठबंधन सरकार बनाते हैं तो उसमें स्टेट की रीजनल पार्टी को मिलाया है। जैसे अभी हमारे पास जो गवर्नमेंट, जो दो बड़ी बड़ी पार्टीज है, जो कोalition है, एनडीए और यूपीए। अभी किसी से पूछा जाए अभी किसकी सरकार है, किस पार्टी की, तो लोग बोल देंगे कि बीजेपी की, लेकिन हकीकत में ये बात सही नहीं है। अभी एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, फिर और सारी पार्टी है, जैसे जेडीयू बिहार की भी उसके साथ जुड़ी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि जेडीयू क्या है, स्टेट की पार्टी है ना। तो अगर स्टेट की पार्टी, सेंटर की पार्टी दोनों मिलकर सरकार चला रही है कोalition के साथ, तो उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है, उसका जो यूज कर सकता वो अपना पावर, उसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, उसको बल्कि मदद किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। तो फेडरलिज्म की भावना, पावर शेयर की भावना यहाँ पे मजबूत हो जाएगी। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही है कि कैसे फेडरलिज्म भारत में प्रैक्टिस किया गया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।